हेलो बच्चा बड्डी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए 10 मॉडर्न फिजिक्स के और अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आया हूं। बच्चों क्या है पीवाईक्यूज, करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। क्रैश कोर्स फॉर जेईई मेन एडवांस 2025 ऑलरेडी ऐप पे लाइव हो चुका है। अगर आप लोगों ने देखा है कि मैंने आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है यहाँ पे पीवाईक्यूज में ना, वही मेहनत, उससे और ज्यादा, कई गुना ज्यादा मेहनत जो आपके जेईई मेन के लिए बिल्कुल एकदम तैयार करके। अब जेईई मेन का जनवरी वाला अटेम्प्ट तो बच्चों हमसे मिस हो गया, मतलब ना, क्योंकि वो ट्रांजिशन फेज चल रहा था, आप लोगों की पीवाईक्यू के लिए मैं काम कर रहा था। लेकिन जेईई मेन का जो अप्रैल अटेम्प्ट है बच्चों, उसमें इतनी मेहनत साथ में करेंगे अपन मिलके। मॉक टेस्ट हो, थ्योरी का रिवीजन हो, शॉर्ट फॉर्मूलाज हो, हर कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो, फिर उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बच्चों मैं आप लोगों को करवाऊंगा। मतलब मेहनत, देखो मेहनत है तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा। ठीक है, मेहनत करोगे रिजल्ट अच्छा आएगा। वो सब कुछ अगर आप लोगों को मेरे साथ करना है बच्चों, तो मेरा एक क्रैश कोर्स, कॉम्बो क्रैश कोर्स है। अब मैं आगे एक चीज की गारंटी और दे सकता हूं, अभी जो 18 जनवरी से पहले उसमें जो ऑफर चल रहा है ना, जो इसका प्राइस है बच्चों, ये लीस्ट प्राइस है। इससे कम प्राइस पर मैं किसी भी बच्चे को, कोई कूपन नहीं, कुछ नहीं बच्चों, इसी प्राइस पे आपको, दिस इज द लीस्ट प्राइस ऑफ दिस क्रैश कोर्स। ज्वाइन करके बच्चों जल्दी से, अगर आप 18 जनवरी से पहले ज्वाइन करोगे ना, तो बच्चों आप लोगों को एडवांस तक कोई और एक्स्ट्रा पे नहीं करना, कोई और क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। तो जेईई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन अगर मेरे साथ करनी है 2025 के लिए, join my crash course and start preparing for the JEE Main and Advanced 2025 on our PrepJeet app। तो देर मत करना बच्चों, है ना, इसी तरीके से मेहनत करेंगे, साथ में मिलकर लाइव क्लासेस भी होंगी उसमें, तो ना। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स से 10 पीवाईक्यूज करा रहा हूं मैं आपको। टू स्ट्रीम्स ऑफ फोटॉन्स possessing energy to 5 and 10 times the work function of the metal are incident on the metal surface successively. The ratio of the maximum velocity of the photoelectrons emitted in the two cases respectively will be। तो बच्चों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ना। आपको पता होगा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। ये होता है बच्चों एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन बच्चों पहले वाले में 5 टाइम्स है, तो वर्क फंक्शन का 5 टाइम्स एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस का वर्क फंक्शन, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4 5 नॉट के बराबर। सेकंड वाले केस में हाफ एम वी डैश मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाले केस में जो स्पीड है ना, मैक्सिमम स्पीड, वो वी डैश है। अब फोटोन की एनर्जी बच्चों 10 टाइम्स है वर्क फंक्शन का, तो 10 फाइव नॉट माइनस का 5 नॉट, ये आ जाएगा बच्चों 9 5 नॉट के बराबर। दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वी मैक्स डिवाइडेड बाई वी डैश मैक्स, ये जो आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास 4/3 के बराबर, 4/9 के बराबर आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगा बच्चों वी मैक्स डिवाइडेड बाई वी डैश मैक्स, जो आ जाएगा हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी बच्चों, इनका रूट ले लेना, 2/3 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो अगर दोनों फोटोन की एनर्जी हमें दे रखी है वर्क फंक्शन के टर्म्स में, आपको पता है ना ये फॉर्मूला कैसे लिखा मैंने, के मैक्स इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी, के मैक्स इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है ना। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, ओके। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सी ऑप्शन बच्चों हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं बच्चों। एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड v एंड अ फोटोन विद स्पीड c हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर e एंड pe and that of the photon are EPH and PPH respectively. Which of the following is correct? पहली बात बच्चों ध्यान रखना एक चीज को, कि फोटोन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, ठीक है, तो मोमेंटम सेम होगा। क्यों? देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो h अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, और सेम फॉर्मूला बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए लगता है, लैम्डा डी ब्रोगली h अपॉन मोमेंटम होता है। तो दोनों के मोमेंटम तो बच्चों सेम होंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉरी फोटोन और इलेक्ट्रॉन का ना, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और फोटोन का जो मोमेंटम होगा बच्चों वो सेम आएगा। तो ये जो है ना, ये गलत हो जाएंगे, सी एंड डी तो वैसे ही गलत हो गए। एनर्जी के बारे में बात, एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों एससी डिवाइड बाई लैम्डा नहीं लगाना होता मैटर वेव के केस में। जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात हो ना बच्चों, एससी डिवाइड बाई लैम्डा सिर्फ और सिर्फ फोटोन के केस में लगता है। तो फोटोन की जो एनर्जी है ना बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो तो एससी डिवाइड बाई लैम्डा हो जाएगी। लेकिन इसकी जो एनर्जी होती है ना बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है ना, उसको ऐसे लिखते हैं ना, h डिवाइड बाई रूट के अंदर 2m इंटू के। ठीक है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगी ना बच्चों, वो h का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इंटू लैम्डा के स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, ये आएगी बच्चों। लैम्डा की वैल्यू यहां से लाके पुट कर देना बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी को ई लिखा है इन्होंने ना, ई।
ई जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू लैम्डा का स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों यहां से लाना एच स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई ईपी का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई ईपी का स्क्वायर। ऐसे करके लिख सकता हूं मैं इसको। तो एच स्क्वायर से तो एच स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ई डिवाइडेड बाई ईपी का स्क्वायर आ जाएगा। ये ईपी का स्क्वायर ऊपर जाएगा फिर इधर चला जाएगा। एक काम करना बच्चों, एक काम करना बच्चों यहाँ पे कि जो ईपी का स्क्वायर है ना ये एम को बच्चों इधर ले आना ऊपर, इस एम को ऊपर ले जाना, एक 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर लेना और एक वी स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, एक वी स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर लेना, या नीचे सी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ऊपर वी स्क्वायर से कर लेना, इधर भी वी स्क्वायर से कर लेना। यहाँ 2 ऑलरेडी था, एक 2 तुमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना एम बी स्क्वायर बाई 2 ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का स्क्वायर डिवाइड बाई फोटोन की एनर्जी का स्क्वायर, ये हमारे पास ओवी स्क्वायर डिवाइड बाई 4c स्क्वायर होगा। तो इन दोनों का जब तुम रूट ले लोगे ना तो ई डिवाइड बाई ईपीएच जो आएगा ना बच्चों वो वी डिवाइडेड बाई 2c के बराबर, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बस ट्विस्ट इसमें यही है कि एस सी डिवाइड बाई लैम्डा हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है जब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बात कर रहे होंगे, अगर उसके वेवलेंथ से रिलेशन हमें दे रखा है तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी लैम्डा पी लैम्डा एन लैम्डा ई एंड लैम्डा अल्फा आर द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड द अल्फा पार्टिकल रेस्पेक्टिवली, देन चूज द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें लैम्डा में रिलेशन क्या होगा। तुम्हें पता है बच्चों सेम काइनेटिक एनर्जी होती है ना, तो हम लैम्डा का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे h डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 2m इंटू के वाला। ठीक है, अब मास का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, उसके बाद प्रोटॉन का मास होता है, उसके बाद न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, और फिर आता है अल्फा पार्टिकल। तो m बच्चों रूट के अंदर m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों सबसे ज्यादा होगा, फिर लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, फिर लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन, फिर लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। बच्चों ये ऑर्डर आ रहा होगा, बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे करके बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं बच्चों। वैसे तो डेविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट जो बच्चों आपके सिलेबस से हटा दिया, लेकिन बस जस्ट टू इन्फॉर्म यू, मतलब इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन कोई किसी और एग्जाम में ना पूछ लिया जाए, उसके लिए मैंने इसको बस एक क्वेश्चन कवर किया है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। डेविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिशेस द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। डेविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में डेविशन एंड जर्मन ने मतलब एक्सीडेंटली इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन करा दिया था, जिससे वेव नेचर एस्टेब्लिश हो गया था। ये जो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी उसको इन्होंने प्रूव किया था। तो ये कह रहे हैं डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिशेस द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सही स्टेटमेंट है। इफ इलेक्ट्रॉन हैव द वेव नेचर देन दे कैन इंटरफेयर एंड द शो द डिफ्रैक्शन, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है, और वो स्टेटमेंट भी सही है, यही तो किया था इन्होंने। तो डेविशन एंड जर्मन ने मतलब डिफ्रैक्शन करा के ही प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो ए ऑप्शन बच्चों हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर रेडिएशन बच्चों 4500 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। द रिजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंटर अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 मिली टेस्ला मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, if it is start revolving in a circular path of radius 2 mm then the work function of the metal is approximately। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों ना, बहुत ही बेहतरीन। 2 mm रेडियस के सर्कल में ये घूम रहे हैं, तो रेडियस से आप इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे। रूट के अंदर 2m k डिवाइड बाई क्यू, ये फॉर्मूला होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस का। अरे ऊपर एम बी डिवाइड बाई क्यू भी आता है, एम बी मतलब मोमेंटम को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2m इंटू के। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पता कर लो बच्चों इन इलेक्ट्रॉन्स की। काइनेटिक एनर्जी से क्या करोगे आप, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एस सी डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस का वर्क फंक्शन। गंदा जाने वाला है क्वेश्चन जो, ठीक है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी पता करोगे, फिर तुम यहाँ से लैम्डा एस सी डिवाइड बाई लैम्डा पता है, फिर फाई नॉट पता करोगे। ठीक है, पहले तो एस सी डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू देखो मैं कितनी आ रही होगी, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 4500 इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो करीब करीब यहाँ से जो वैल्यू आ रही होगी ना इसकी, दोनों जीरो उड़ा देते हैं, 45 से काटेंगे इसको, तो एस सी डिवाइड बाई लैम्डा की जो वैल्यू आएगी 45 दूनी 90,
ठीक है 34 340 आ रहा होगा करीब ना, 340 डिवाइड बाई 45 है ना। तो ये 4 8 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 8 से भी कम आ रहा होगा है ना 7, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, ये सब करना पड़ेगा तुम्हें। 315 25 250 आ रहा होगा यहाँ पे ना, करीब करीब 5 पचम 25 5 चौक 20 और 2 22 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही होगी बच्चों एससी डिवाइड बाई लैम्बडा की वैल्यू। अब आ जाओ इस वाली कैलकुलेशन पे, इसकी गंदी कैलकुलेशन होने वाली है। चलिए बच्चों वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू बच्चों दोनों साइड स्क्वायर कर देना, 2 mm है तो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 10⁻⁻�6। क्यू की वैल्यू रखना बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक ई को मत वैल्यू पुट मत करना, या क्यू का स्क्वायर हो रहा होगा ना, एक ई की वैल्यू पुट कर देना, एक ही रहने देना। बी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 2 मिली टेस्ला दे रखी है, तो ये 4 इंटू 10⁻⁻6 और हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लाइन वगैरह है क्या, लाइंस, नो लाइन, इससे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है लाइन ड्रॉ करना। ठीक है चलो, सो ये आगे बच्चों हमारे पास है ना, दैट डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास, मास हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻31 के बराबर। ये होगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कुछ काटते हैं इसको, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 31 बच्चों ही कट जाएगा, ये ना ये पूरा पावर है कट जाएंगी इसकी। तो 16 चौक 64 दूनी 128 डिवाइड बाई 9 ये आ जाएगी बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर तुम देखोगे ना तो 9 एकम 9 38, 9 चौक 36, 20 आ रहा होगा, तो 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ रही होगी। ठीक है, तो वर्क फंक्शन जो आएगा बच्चों, वर्क फंक्शन को इधर ले जाओ, एस सी डिवाइड बाई लैम्डा में से के माइनस कर दो, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कुछ 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन रहा होगा। ए ऑप्शन बच्चों इज द क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो इसका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व हम कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, टू लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज whose photons have energy 3.8 electron volt and 1.4 electron volt illuminate a metallic surface whose work function is 0.6 electron volt successively. The ratio of the maximum speed of the emitted electron for the two frequencies will be. अगेन बच्चों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हाफ m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर जो होता है ना बच्चों, वो बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस का वर्क फंक्शन होता है। यही ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आए हैं। तो पहले वाले का जो वी मैक्स आएगा ना, हाफ वी मैक्स का स्क्वायर, अच्छा दूसरे वाले का वी डैश लिख देना। ठीक है, अच्छा यहीं पे लिखते जाओ ना, तो 3.8 माइनस का 0.6 ये हो जाएगा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका हो जाएगा बच्चों 1.4 माइनस का 0.6 ये हो जाएगा 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को डिवाइड कर देना बच्चों, वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई वी डैश मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो वी मैक्स डिवाइड बाई वी डैश मैक्स बच्चों ये 2 के बराबर आंसर आ रहा होगा, है ना। तो बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन let K, P, E are the kinetic energies, potential energy and the total energy of the electron respectively. Choose the correct statement when the electron undergoes the transition to a higher energy level. यहां से ऊपर जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। इसको तो मैं इस वाले पेन से यूज करूँ, तो मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना, मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी हुई कुछ, तो वो नेगेटिव होती है। जैसे E1 की बात कर लेते हैं, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो 13.6, काइनेटिक एनर्जी जो होती है यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी होती है ना 1 की, वो माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, मान लो 2 में गया तो यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। पोटेंशियल एनर्जी 2 की जो होगी वो माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो देखो ऊपर जाने पे टोटल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब नेगेटिव में वैल्यू घट रही है, मतलब वो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन काइनेटिक घट रही है। काइनेटिक तो पहले ही पॉजिटिव था। काइनेटिक बच्चों टोटल एनर्जी के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, काइनेटिक घट रही है, ये दोनों बढ़ रही होंगी, पोटेंशियल और ये बढ़ रही होंगी। तो काइनेटिक डिक्रीजेस, पी एंड डी इंक्रीजेस, डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। काइनेटिक वैसे पॉजिटिव होती है ना इस चक्कर में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बच्चा, द रेशियो ऑफ द स्पीड फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस टू द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल बी। He प्लस के और हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट में। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर मेरे को तो ना जो अब इसमें जेड पे क्या डिपेंडेंस होती है, जेड की वी में जेड का पावर कितना होता है, ये मेरे को याद नहीं रहता। एक चीज याद रखना, तुम्हें पता है एनर्जी में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आता है, तो काइनेटिक एनर्जी में भी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आएगा। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें भी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आएगा, मतलब वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन होगा। तो थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, तो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ, तो वी ऑफ He प्लस की जब बात कर रहे हो ना आप, तो उसका थर्ड ऑर्बिट है, और He मतलब इसका 2 हो गया ना, जेड है ना 2 डिवाइड बाई थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, है ना, दिस सम कांस्टेंट इनटू दिस बन गया वी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट, तो जेड हो गया 1 के बराबर, और थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, है ना, तो वी ऑफ He डिवाइड बाई वी ऑफ हाइड्रोजन जो आएगा ना, वो बच्चों हमारे पास 2 के बराबर आंसर आ जाएगा, 2⁻1, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि जेड अपॉन एन के प्रोपोर्शनल होता है ना। यहां से देख लेना बच्चों। सिमिलरली बच्चों रेडियस का पूछा होता ना, रेडियस का, तो मैं इससे देखता के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी भी तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, तो आर जो है ना बच्चों एन स्क्वायर अपॉन जेड के प्रोपोर्शनल आता है। ऐसे करके याद रखोगे, इजी रहेगा आप लोगों को लंबे टाइम तक याद रखने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं रदरफोर्ड मॉडल में। उन्होंने स्टेबल में कैसे हो सकते हैं, उन्होंने सर्कुलर मोशन का बोला था ना। व्हाइल द थॉमसन्स मॉडल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, नहीं मेरे ख्याल से फिर भी थॉमसन के मॉडल में उल्टा था, मतलब ना थॉमसन के मॉडल में एक्सपीरियंस करने के लिए थॉमसन के मॉडल में इक्विलिब्रियम में माना था, वो प्लम पडिंग वाला मॉडल था ना वो वाला। तो ये तो स्टेटमेंट 1 तो पहले ही गलत हो गया। रदरफोर्ड मॉडल में तो सर्कुलर ऑर्बिट माना था, और सर्कुलर ऑर्बिट है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, नेट इक्विलिब्रियम तो कह ही नहीं सकते। एन एटम हैज नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन द रदरफोर्ड मॉडल बट हैज एन हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन द थॉमसन मॉडल। नो, थॉमसन ने तो वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं थॉमसन के मॉडल को ना। अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स। अब कह रहे हैं क्लासिकल एटम जो होता है ना वो रदरफोर्ड के मॉडल पे कोलैप्स कर जाना चाहिए। मतलब उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने के बावजूद भी, चार्ज एक्सेलरेट होने के बाद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करके मतलब कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब क्लासिकल एटम जो होगा रदरफोर्ड के मॉडल पे वो कोलैप्स कर जाना चाहिए। ठीक है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses मोस्ट ऑफ द मास इन द रदरफोर्ड मॉडल बट नॉट इन द थॉमसन्स मॉडल। तो ये कह रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम, एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है दैट possesses मोस्ट ऑफ द मास इन द रदरफोर्ड मॉडल। देखिए बच्चों ये वाला जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है ना, इसमें थॉमसन के मॉडल में और रदरफोर्ड के मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं था। मतलब हाँ, रदरफोर्ड के मॉडल में ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट जो होता है वो एक टाइनी पार्टिकल की फॉर्म में होता है। ठीक है, वो टाइनी पार्टिकल की फॉर्म में होगा और वो हैवी होगा, है ना। दैट वाज द मतलब मॉडल गिवन बाय द रदरफोर्ड। लेकिन थॉमसन के मॉडल में ऐसा नहीं था कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है मतलब ज्यादा मास कंटेन नहीं कर रहा होगा। मतलब ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो एटम का जो मेनली मास बना हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज से ही बना होगा। तो इन्होंने ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी दे दिया ना कि थॉमसन के मॉडल में ऐसा नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज मेनली एटम पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, ये तो थॉमसन के मॉडल में भी था, रदरफोर्ड के मॉडल में भी था। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो एज कंपेयर टू जो एटम का मास है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का मास तो एज कंपेयर टू एटम का मास बहुत कम होता है। तो दोनों के मॉडल में मतलब मास तो मोस्टली पॉजिटिव के पास ही था, तो इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हमारा जो बचा सी ऑप्शन, अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड्स मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स, ये बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताया था उन्होंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब इसको जो है रदरफोर्ड का मॉडल में इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, दैट्स व्हाई दिस मॉडल फेल्ड। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, एन अल्फा पार्टिकल एंड कार्बन 12 एटम हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी के, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दीज टू विल बी। अल्फा पार्टिकल का मास अगर मैं 4m मान लूं तो कार्बन का 12m के बराबर हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी सेम है। बच्चों देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस h अपॉन रूट के अंदर 2m इंटू के कितनी बार यूज कर चुके हैं हम लोग ना, तो के सेम है, तो लैम्डा ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ
C12 इज इक्वल टू रूट के अंदर m ऑफ c डिवाइड बाई m ऑफ अल्फा, दिस कम्स आउट टू बी √3 एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे करके बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे लगे बच्चों 10 क्वेश्चंस और मॉडर्न फिजिक्स के टोटल 60 क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। क्रैश कोर्स एक बार जरूर देख लेना यार, वेबसाइट पे जाओ, ऐप पे जाओ, एक बार डिस्क्रिप्शन तो चेक कर लो। कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आएगा यार। अभी मैं जनवरी वाले में मैं तुम्हें उतनी हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन अप्रैल वाले की पूरी गारंटी दे रहा हूँ, अप्रैल वाले में मिलकर मचाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। एंड बच्चों मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कोर्सेज लॉन्च किए मैंने, पूरे एडवांस तक। सोचो 4 महीने की जर्नी अपनी साथ में एट दिस कॉस्ट। 1000 रुपए महीने की तो हो गया एक तरीके से। ट्यूशन वाले भी इतना ही पैसा ले लेते हैं तुमसे ना, लेकिन तुम्हारे साथ मेहनत कितनी ज्यादा कर रहा हूँ और कितना मेरी जो एक्सपर्टाइज, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी तो देख आपको साथ में मिल रहा है फ्री में। चलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।